अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है भारत से मेजर गौरव आर्या ने, बहुत शुक्रिया कि आज आप आए सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा मुझे ये बताइए सबसे पहले तो मेजर साहब के बिलावल भुट्टो जरदारी के स्टेटमेंट पे जो वो जर्मनी गए थे वहाँ पे एक हंगामा है, इंडिया से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन सी नई बात कर दी है? क्योंकि हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर आते हैं या जो भी चाहे कहीं भी जाएं ये लोग मिनिस्टर्स हमारे, वो कश्मीर की बात तो जरूर करते हैं। तो आप लोग इतने हैरान परेशान क्यों हो रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई हैरान परेशान। हमारे मीडिया में कुछ एक दिन कोई डिबेट हुई होगी, बाकी कोई पीछे नहीं पड़ा। वो ऐसा कोई नहीं है कि हिंदुस्तान में कोई हंगामा है। बिलावल, बिकॉज बिलावल इज अ लाइट वेट। अभी बिलावल क्या करेगा बेचारा? देखिए, बिलावल जर्मनी गया है, बिलावल देकर के आया। बिलावल वहां से लेकर जरूर आया है, 10 मिलियन यूरो लेकर आया है बिलावल, और कश्मीर पे एक स्टेटमेंट लेकर आया। बिलावल ने दिया क्या वहां पे जर्मनी को? तो जो लेने जाता है उसका क्या स्टेटमेंट है? वो तो लेने जाएगा। वो कल सऊदी अरेबिया जाएगा तो लेने जाएगा, अमेरिका जाएगा तो लेने जाएगा, वो देने कुछ नहीं जाएगा। तो उसके स्टेटमेंट को इतना नहीं, बस मुझे ये लगता है कि ना, और ये बात मैं कह भी चुका हूं आरजू जी, कि जब कभी पाकिस्तानियों ने गोरे से हाथ मिलाया तो पाकिस्तान में लाशें गिरी हैं। ये पाकिस्तान की तारीख है, और आप पाकिस्तानी आप बेहतर जानती हैं मुझसे। जो पाकिस्तानी कहते हैं कि 80,000 लोगों का खून हो गया, कत्ल हो गया पाकिस्तान में, 80,000 जानों का हमने नजराना दिया इन द वॉर अगेंस्ट टेरर, ये किसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे? गोरे के लिए लड़ रहे थे ना, पैसा लेके। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप टोकिए मुझे, आप रोक सकती हैं मुझे। पर ये तो आपने अपने लोग मरवा दिए पैसे के लालच में, गोरे का काम करके। फिर गोरे से हाथ मिला के क्यों खुश हो रहे हैं? उसको तो काम है ना, जर्मनी को आपसे काम है। वरना जर्मनी को ये है कि जितने जर्मनी के साथ जिन अफगानों ने काम करा था, जो अभी तालिबान के रजीम के अंडर है, तो जर्मनी के आर्मी ने कुछ प्रॉमिस करी होगी उनको, तो उनको वहां से निकाल के और उनको जर्मनी में सेटल करना है। ईरान से वो आ नहीं सकते, पाकिस्तान एक नेचुरल एरिया है जहां से वो लोग आ सकते हैं, तो पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करें ये आप कर दीजिए। तो पाकिस्तान ने ये बोला कि ठीक है साहब, आप एक काम करिए, हम आपके बंदे निकलवा देते हैं वहां से, जो अफगान हैं, जो आपके साथ थे, आपके दोस्त थे, आपके साथ काम करा था जिन्होंने 20 साल, हम उनको वहां से निकालवा देंगे। आप जरा कश्मीर के बारे में एक बात बोल दीजिए। ये मुझे लॉजिक ही समझ में नहीं आया। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान इतना बड़ा काम कर रहा है जर्मनी का, जैसा मैंने मीडिया में पढ़ा, इंडियन मीडिया में, कि इतना बड़ा काम हो रहा है वहां पे, कि जर्मनी के लोग, तो पाकिस्तान को कुछ अच्छी चीज मांगनी चाहिए ना। कश्मीर के बयान से क्या हो जाएगा? मैं कह रहा हूं सारे जर्मनी के जितने भी 10-15 करोड़ लोग हैं, जितने भी, मुझे नहीं पता कितने जर्मनी, सारे सर के बल खड़े हो गए। फिर क्या हो जाएगा कश्मीर के बारे में? वो गाना गाना शुरू कर दें उर्दू में कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, डेली कव्वाली गाएं सारे जर्मन। फिर क्या हो जाएगा आरजू जी? इंडिया दे देगा कश्मीर। तो ये देखिए, बात ये है ना कि मैं सिर्फ, मुझे इस चीज का बुरा लगता है कि इन लोगों ने जो लूट मचाई, ठीक है, वो आपका पैसा है, आप लोग जाने। मैं वीडियोस देख रहा था पाकिस्तान के ना, फ्लड्स के जो विक्टिम है ये, और ठीक है, पाकिस्तानी फौज को मैं दुश्मन फौज कहता भी हूं और कहता भी चला हूं, दुश्मन फौज रहेगी और उनके लिए हम दुश्मन फौज हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 3 साल की लड़की है ना, जिसने खाना नहीं खाया 2 दिन से, मुझे इस चीज का बुरा लगता है। वेन यू वॉच सच इमेजेस ना, दीज आर मेंटली वेरी डिस्टर्बिंग। फिर बंदा भूल जाता है कि ये पाकिस्तानी है या हिंदुस्तानी है या अमेरिकन है या अफ्रीकन है या ब्राजीलियन है, मंगोलियन है, ये सब भूल जाता है आदमी। फिर उसको दिखता है यार 3 साल की लड़की है, छोटी सी, जो ठीक से शायद बोल भी ना पाए, जो अपने भाव जो है वो व्यक्त ना कर पाए, अपने दिल की बात है वो भी ना कह पाए ठीक से। बच्चा बहुत छोटा होता है, 3 साल का, 2 साल का बच्चा, वो भी लग रहा है। ये लोग 10-10, 15-15 हजार डॉलर एक रात का जो स्वीट है किसी टॉप 5 स्टार होटल में रह के, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। शायद मुझे इसलिए थोड़ी सी वो है मुझे, और मुझे हैरानी नहीं है कि ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि आज से नहीं, ये तो 70-75 साल से काम कर रहे हैं, लूटपाट करते चले आ रहे हैं। लेकिन ये जब मैं देखता हूँ कि यार ये बच्चा, किसी बच्चे को भूख लग रही है, वो एक एक मैं देखता हूँ वो वीडियो, कहीं किसी ने भेजा था मुझे पाकिस्तान से, किसी साफी ने ही भेजा था। वो एक बंदा है 22-23 साल का, उसके माँ बाप, वो माँ बाप को 1 महीने से देखा ही नहीं उसने, अपने माँ बाप को। वो फोटो दिखा रहा है, ऐसी जो पुराने टाइप की फोटो नहीं होती फ्रेम वाली, वो फोटो दिखा रहा है, कह रहा ये मेरे माँ बाप है, अगर किसी ने मेरे अम्मी और अब्बू को देखा है तो आप बता देना। ऐसे ऐसे केस हैं। और ये केस भारत में भी हो चुके हैं, जब भारत में बाढ़ आई थी नॉर्थ ईस्ट में,
जब बंगाल में एक जमाने में आती थी, अब तो भारत में इतने डैम बन गए हैं कि बाढ़ काफी कंट्रोल कर लिया। आती है इंडिया में भी, बट काफी हद तक कंट्रोल कर ली। साकिब निसार पैसे खा जाता है डैम के। यार ये तो अजीब सी चीज है ना ये। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहता है मैं डैम बनाऊंगा। अरे आपका काम कानून का है, आप डैम कहां से बना रहे हो? उसने डैम के पैसे लिए और डैम के पैसे खा गया। कोई डैम है नहीं। क्या डैम कहां? कहता है इल्ले है ही नहीं डैम। तो ये चीज थोड़ी सी, और जब मैं बच्चों को देखता हूँ, बुजुर्गों को देखता हूँ ना, तब मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता हूँ कि यार ये लोग कर क्या रहे हैं। ये तो अजीब टाइप की हरकतें हैं इनकी। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि जर्मनी वाले जो है पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं अफगानिस्तान के लिए, तो अफगानिस्तान के साथ तो वैसे ही हमारे टर्म्स अब काफी खराब हो चुके हैं। वो तो चाहे वो क्रिकेट मैच हो या कहीं हो, आपस में भी एक दूसरे को मारने खड़े हो जाते हैं। तो वो कैसे कोई काम करने देंगे, कैसे पाकिस्तानियों को आने देंगे? वो पहले वाला माहौल तो नहीं है। आरजू जी, जर्मनी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ईरानियों को तो बोल नहीं सकते भाई, या तो ईरानियों को बोलो। ईरान के ऊपर दुनिया भर के सैंक्शन से बोलना तो पाकिस्तान को ही है। और आज भी पाकिस्तान के कुछ ना कुछ तो बातचीत है वहां पे। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ, हकानी नेटवर्क के साथ पाकिस्तान की जान पहचान है। तो लोग फिर अपना वो बाजी लगाते हैं कि यार तुम ही मदद कर दो, यार कुछ तुम ही कुछ कर दो हमारे लिए। और पाकिस्तान ने किस तरीके से बेचा होगा मामला, पाकिस्तान ने जिस तरीके से भी बेचा होगा, वो किस तरीके से कुछ तो बोला होगा नहीं नहीं हम कर देंगे। पाकिस्तान ने ये चीज तो चाइना को भी बोली थी, जब चाइना ने बेचारे ने गलती से अनाउंस कर दिया था कि हम सी पैक को अफगानिस्तान से भी ले जाएंगे। याद है आपको बीच में बात चली थी जी बड़ी जी कि हम जी। सी पैक अफगानिस्तान, पाकिस्तान ने बोला था अफगानिस्तान की हम आपको गारंटी देते हैं, हमारी गारंटी है। अफगानिस्तान अपना अपना 5वां सूबा है, आइए आप मौत से आइए अफगानिस्तान में। मगर वो वक्त और था। अब तो इनको अच्छे से मालूम है कि जो अफगान गवर्नमेंट है, और चाहे टीटीपी हो ग्रुप उनका, चाहे वो मेन गवर्नमेंट हो, कोई भी यानी आम आदमी भी जो है वो भी पाकिस्तान से किसी ना किसी वजह से नाराज है। तो इनका उतना होल्ड अप नहीं रहा है कि ठीक है ये जरूर बता सकते हैं, जैसे जवारी के बारे में कहा जा रहा था कि वो कहाँ है क्या है, ये सब हो सकता है, लेकिन लोगों को निकाल के ले आना ये एक नहीं मुश्किल काम है। आरजू जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और मैं आपकी बात काट नहीं रहा, मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रहा, आपकी बात बिल्कुल सही है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ तो बेचा है ना जर्मनी को, कि हम कर देंगे आप फिक्र मत करिए। हम्म। उन्होंने बेचा कुछ ना कुछ, तो वो माल बिक गया। उसके एवज में इन्होंने 10 मिलियन यूरो पकड़ लिया और उसने कश्मीर कश्मीर कर दिया। यहाँ पे अखबारों में आपका है कि ना मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री। मतलब भारत में हम, पता है जीत किसको कहते हैं? अगर मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री अगर भारत की न्यूज़पेपर कोई बोलेंगे कि डॉक्टर जयशंकर गए थे, जबकि जयशंकर साहब और इसकी कोई तुलना नहीं है। वो तो बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं, और ये तो अभी बेचारा अभी इसने करियर ही शुरू करा है। लेकिन आरजू जी बात ये है कि अगर कभी भी आप ये देखेंगे ना मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री, ये बड़े संजीदा किस्म के ये लफ्ज होते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। इनको हल्के में हम नहीं बोल सकते मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री, क्योंकि किसी ने कश्मीर बोल दिया। उसने बोला क्या? उसने यही तो बोला कि कश्मीर जो है, कश्मीर का मसला जो है यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से तय होना चाहिए, यही तो बोला उसने। उसने ये थोड़ा ना बोला कि मैं अभी जा रही हूं और मैं सब्ज परचम लाल किले पे लहरा के आऊंगी। उसने ये बोल दिया। वो तो ऐसे बिहेव कर रही है पाकिस्तानी मीडिया की, उसने बिल्कुल कलमा वलमा पढ़ लिया और उसने बोला मैं ही गजवा हिंद करना शुरू कर दूंगी। ये तो ऐसे खुश हो रहे हैं। वो और क्या बोलेगी वो? जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर क्या बोले? आप कल ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर से पूछेंगे कश्मीर के बारे में, अगर सवाल पूछेंगे तो क्या बोलेगा? वो तो यही बोलेगा कि यूएन के हिसाब से तय होना चाहिए। कोई भी यही बोलेगा, कोई भी ये बोलेगा, क्योंकि यूएन के रेजोल्यूशन है 1948 वाले। तो इसमें कोई क्या, आप क्या चाहते हो क्या बोले? जो था फॉर्मल बयान, जो था सबका स्टेटेड बयान है, वो दे दिया उसने, कहानी खत्म। इसमें इस चीज को इतना बड़ा बना दिया कि जैसे बिलावल ने पता नहीं कौन सा भाला वाला मार दिया कहां पे। तो ये ऐसी बातें करते रहते हैं लोग। साथ आपने एक आपकी मैं वीडियो देख रही थी, उसमें आपने ये भी बात की कि अब कई जो टेरर ग्रुप है उन्होंने अपने नाम बदल दिए हैं और इस किस्म से वो आ रहे हैं। लेकिन साथ साथ एक चीज और है, आपने कहा कि मैं खुद ये कहती हूँ कि यहाँ पे बहुत से लोगों का माइंडसेट ऐसा कर दिया है जैसे तालिबानी टाइप का। लेकिन फिर भी अगर हमारे यहाँ से एस्टेब्लिशमेंट या बाजवा साहब ये कह रहे हैं कि जी हम जो है वो अमन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो सारी चीजें छोड़ दी जाए, तो उसमें जादू तो नहीं हो जाएगा ना, कुछ टाइम तो लगेगा। लेकिन क्यों इस किस्म की बात भारत की तरफ से होती है जैसे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, थोड़ी सी भी कोशिश नहीं कर रहे हम लोग, इस किस्म का इंप्रेशन आता है। आरजू जी ऐसा है ना कि बाजवा साहब कह रहे हैं कि खत्म हो जाएगा, ये मुशर्रफ साहब ने भी एक बार बोला था खत्म हो जाएगा। तो ये जो जितने भी साहब है ना आपके जो बोलते हैं, चाहे वर्दी में हो चाहे वर्दी में ना हो, शलवार कमीज पहने या फिर वो खाकी वर्दी पहने, ये हर साहब ने बोला है
और हर साहब ने यही करा है जो बाजवा साहब ने करा है। तो हम देखिए, भारत ये कह रहा है कि हमें भरोसा तब होगा जब कश्मीर में अमन हो जाएगा। आज की तारीख में कश्मीर में अमन नहीं है, ठीक है। और ये भी चीज है कि कश्मीरी टेररिस्ट भी हैं। हम ये नहीं कहते कि जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी है वहां पे वो पाकिस्तान ने ही पार आके करी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड इतनी मजबूत है कि अब बहुत कम हो गया इन्फिल्ट्रेशन। एक हमारे टाइम पे तो ऐसे खुले पैदल चल के आते थे, हाईवे में गाड़ी चला के टाइप्स, नॉट हाईवे पर, जंगल वंगल के रास्ते पे। आजकल तो बहुत कम हो गया इन्फिल्ट्रेशन। लेकिन पाकिस्तान ने इंटरनेट का इस्तेमाल करके एक पूरी कौम को कश्मीर में रेडिकलाइज करा है। वही जो अपने यहाँ जिहाद का चूरन खिलाया था वो अपने लोगों को जिहाद का चूरन खिला रहा है। तो यही चीज चल रही है। अब टाइम लगेगा ना लेकिन इसको जाते जाते, लेकिन जो आप कह रहे हैं टाइम लगेगा आरजू जी, उसमें जाने तो हिंदुस्तान ही जा रही है ना। मगर ये जो ग्रुप है टीआरएफ, वो इंडिया का भी तो हो सकता है, वो वहां आपकी साइड के कश्मीर का भी तो हो सकता है। उसमें पाकिस्तान को हर चीज में, मतलब जैसे होता है ना कि हर चीज में पाकिस्तान को ले आना, आपके ख्याल से कहाँ तक सही है? क्योंकि ये बात आपके अपने घर में भी तो कोई खराबी हो सकती है। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आज शनिवार हो, बहुत कुछ हो सकती चीजें आरजू जी, हो कुछ भी सकता है। ऐसी बात नहीं है कि आप बोलेंगे नहीं हो सकता है। अब एक बात बताइए, आप ये कह रही हैं कि टीआरएफ द रेजिस्टेंस ग्रुप जो कि खुद को एक टेररिस्ट ग्रुप कहता है कि हम कश्मीर को भारत से अलग करेंगे, राइट। हमने एक ग्रुप बनाया कि तुम हमारे फौजियों के ऊपर अटैक करो, मतलब हमें ऐसा कुछ हुआ दिमाग में कि हमने बोला तुम हमारे फौजियों पर अटैक करो, तुम हमारे ऊपर अटैक करो, और कश्मीर जहां पे हम चाह रहे हैं कि अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आए, तुम हमारी इन्वेस्टमेंट खराब कर दो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का एक क्लाइमेट होता है। और ये इमरान खान कह रहा है कि इमरान खान ने भी बोला था कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करा रहा है हमारा नाम खराब करने के लिए। कॉन्फिडेंस देखिए भाई का, इमरान भाई की बात कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस देखिए। हमारा नाम, इनका नाम पहले से ही खराब है। भारत ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता कि नाम और खराब हो जाए। तो ये सब चीजें आरजू जी, आप देखिए, ये फैक्ट्स हैं, कोई इसको नकार नहीं सकता, राइट। पाकिस्तान ने बहुत पहले, और ये बात हम नहीं कह रहे, हिलरी क्लिंटन भी कह चुकी है पाकिस्तान में आके, और सब लोग स्टेट डिपार्टमेंट में आके, जॉन केरी आया, जॉन केरी ने भी यही मिसाल दी। सब ने बोला कि यार सांप पाल रहे हो, आपको काटेंगे। सब जानते हैं पाकिस्तान ने टेररिज्म के हथियार तैयार करे स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए। आप लोगों ने तालिबान तैयार करी, आपने वहां पे जुंदुला तैयार करा ईरान की ओर, आपने इंडिया की तरफ आपने ये खालिस्तानियों को, ये इन बेवकूफों को काम पे लगा दिया, टेररिस्ट को वहां पे क्या नाम कहते हैं अपने पंजाब में। यहाँ पे आपने लश्कर जैश, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब तैयार करे औजार। अब टीआरएफ आ गया है, अल्फरान हुआ करता था एक टाइम पे, लास्ट टाइगर्स हुआ करता था एक टाइम पे। तो ये सब पाकिस्तान ने इन चीजों को चमकाया है। अभी बात यह है कि अब धीरे धीरे उनको लग रहा है एफएटीएफ की मार लग रही है, तो लग रहा है कि नहीं, इन सब चीजों को खत्म करो। लेकिन खत्म नहीं होती ना। आपने देखिए, मैं आरजू जी आपको छोटे में बताता हूँ, फिर देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। आरजू जी, बात ये होती है ना कि जब आपने एक पूरी कौम को जिहाद के पीछे लगाया है, ठीक है, ये बटन तो नहीं है ना कि आपने कल बोला कि नहीं बच्चों जिहाद गलत है, कल से जिहाद नहीं होगा। वो स्विच ऑफ तो नहीं होता। आपने तो उनको यही बताया है कि असला जो है मुसलमान का जेवर है। आपने यही उनको बताया कि 72 रूहें ऊपर मिलेंगी, तुम मर जाओ। आपने यही बताया कि ये दुनिया कुछ नहीं है, सबको जो भी मिलेगा ऊपर मिलेगा, शहद और दूध की नदियां। आपने तो ये स्टोरी 30 35 40 साल सिखाई ना। 1979 के बाद आपने यही स्टोरी सिखाई है सबको। तो 79 से आप देखिए 40 साल हो गए हैं तकरीबन तकरीबन। 40 साल से जब आपने पूरी कौम को अर्जुन जी एक चूरन खिलाया, अचानक बाजवा साहब के बोलने से कि बंद कर दो, बंद हो जाएगा। वो नल तोड़ना है कि बाजवा साहब ने नल बंद कर दिया, पानी आना बंद हो जाएगा उसमें। वो तो एक जहनियत है, वो तो एक मानसिकता है, वो तो एक फ्रेम ऑफ माइंड है। उसको बदलने में भी 30-40 साल लग जाएंगे। अब 2-3 आपके नए, अगर आपने एजुकेशनल कैरिकुलम ठीक करा, आपकी फौज ने ये सब बिल्कुल करना बंद कर दिया, तो हो सकता है 30-40 साल लगे तब वो माइंडसेट फिर से फ्रेशन हो। क्योंकि ये वाली जो पीढ़ी है, ये तो पाकिस्तान में वही पली बड़ी है ना, जिहाद जिहाद जिहाद, तो है उनका माइंडसेट ऐसा। क्योंकि बाजवा साहब तो कह रहे हैं कि हम इकोनॉमी को देखना चाह रहे हैं, हम अमन चाह रहे हैं। और आपने देखा ही है कि बॉर्डर के ऊपर भी काफी टाइम से जो है फायरिंग वगैरह नहीं है, सब कुछ नहीं है। लेकिन बाजवा साहब अब जा रहे हैं, वो जाते जाते ये सब कुछ कह रहे हैं। आपके ख्याल से जो नया आर्मी चीफ आएगा पाकिस्तान का, जाहिर है इंडिया की खास नजर होगी इस चीज के ऊपर भी। ऐसा नहीं है कि आप लोग कहेंगे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कोई भी आए। आपके ख्याल से कुछ नई होप होगी, कुछ नया देख आप समझते हैं कि कुछ बेहतरी आएगी? नहीं, पहली चीज तो बाजवा साहब को यह बयान 2-3 साल पहले देना चाहिए था। अब ये घर जा रहे हैं, घर जाते वक्त बयान दे रहे हैं।
कि अमन के कबूतर उड़ाओ, अमन के फाख्ते उड़ाओ, तो ये थोड़ा सा निगलने में और हजम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो भी आर्मी चीफ आएगा, एक तो इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी होती है, दो चीजें कभी नहीं हो सकती पाकिस्तानी फौज से आप जुदा नहीं कर सकते। पाकिस्तानी फौज का पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में दखलंदाजी होगी, सारे इदारों पे एक मजबूत पकड़ होगी, आप इसको मना नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, पाकिस्तानी फौज का मोटो है आरजू जी, उनका जो मोटो है, जो मूल मंत्र है उनका है ही मूल मंत्र है, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, उनका तो मोटो है। अब पाकिस्तानी आर्मी का जो मोटो है उसमें जिहाद ले, अब कैसे जिहाद, या तो मोटो चेंज करिए, उनका माइंडसेट चेंज करिए, बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा, नहीं होगा। आप आज की तारीख में आप देखिए कि पाकिस्तानी फौज के दो टुकड़े बीच में से हो गए हैं, एक इमरान को सपोर्ट करती है, इमरान के खिलाफ है। अगर आर्मी चीफ के हाथ में इतनी ताकत होती तो बोलते ना सब इमरान के खिलाफ हो जाओ, लेकिन सर्विंग ऑफिसर्स हैं इमरान के साथ। इमरान ने दरार डाल दी फौज में, उसने बीच में दो टुकड़े कर दिए फौज के। वेटरन्स जो कि कभी मुंह नहीं खोलते थे, वेटरन्स आर्मी चीफ के खिलाफ भड़क रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये गाली गलौज चल रही है, इसमें फौजी भी मुलविस है। तो आपका कौन सा मेजर था? एक मेजर भाग गया था, मैं नाम ही, वो लंदन भाग गया बेचारा, जब उसकी सॉफ्टवेयर अपडेट करी थी, तो वो मेजर था, वो भाग गया, वो पता नहीं उसका नाम भूल गया मैं, वो लंदन जाके भाग गया वहां पे। तो ये सब हो रहा है पाकिस्तान में, ये आप कुछ नहीं कर सकते। 4 जनरल आपके और आ जाएं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने माशरे को, आपने पूरी कौम को, आपने पाकिस्तानियों को एक खास जहनियत का बना दिया है। आर्मी चीफ क्या करेगा? सोच थोड़ा ना बदल देगा लोगों की, वो खुदा थोड़ा ना है आर्मी चीफ, वो भी तो इंसान है। अब 3 साल में नहीं जाएगा तो 6 साल में जाएगा, कभी ना कभी तो जाएगा वो। अब बाजवा साहब चले गए ना, हो गया बाजवा साहब का टेन्योर खत्म, या तो बाजवा साहब एक और एक्सटेंशन लें, या बाजवा साहब घर जाएं। एक्सटेंशन हो नहीं सकती मेरे ख्याल से उनकी, नहीं, ये तो देखिए, पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है शायद। आप देखिए कितने साल ज़ियाउल हक ने राज करा इसी पाकिस्तान में, कितने साल मुशर्रफ ने करा, आयूब खान ने कितने साल राज करा, याह्या खान ने कितने साल राज करा। ऐसा नहीं है कि आरजू जी नहीं हो सकती। कल अगर बाजवा साहब अपनी सी पे आ जाएं तो सब कुछ, वो कहेंगे कल से मैं सदर हूं पाकिस्तान का। आरिफ अलवी साहब को बोलेंगे भाई साहब घर चलिए, आपकी पेंशन कल से शुरू हो रही है। अब 111 ब्रिगेड को सिर्फ गाड़ियां सड़क पे लानी है, हो गया। पाकिस्तान में 4 बार तख्ता पलटा है आरजू जी, और एक बूंद खून नहीं गिरा कभी, एक बूंद खून नहीं मिला। और जब जब डिक्टेटर आया है, लोगों ने सड़क पे भंगड़े डाले हैं, लुडियां डाली हैं, और लोगों ने मिठाइयां बांटी हैं। क्योंकि मेरी बात का बुरा मत मानिएगा आरजू जी, आपका मुल्क चाहता है डिक्टेटर, आमिरुल मोमिनीन, द लीडर ऑफ द मुस्लिम्स, जिहाद, घोड़ा, हाथ में तलवार, ये सब जो इमेजरी है ना दिमाग में, वो ऐसी फिट कर दी कि एक स्ट्रॉन्ग मैन आएगा, मिलिट्री वाला, हिंदुओं को सबक सिखा देगा, और पूरा बर्रे सगीर जो है वो मुसलमान, ये सब इनके दिमाग में ऐसा सॉफ्टवेयर फिट कर रखा है अपने पाकिस्तानियों के। वो कभी नहीं, मैं बता रहा हूं, अगर कल जनरल बाजवा आ जाए ना, तो लोग फिर वेलकम करेंगे आर्मी को। क्योंकि आर्मी को आपने, देखिए आर्मी वैसी है जैसे रेलवेज होती है, जैसे रेलवे होती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, आपने उसको वैसे नहीं रखा। आर्मी की हर एक मुल्क में इज्जत बहुत होती है, कोई भी मुल्क, बिकॉज अ सोल्जर इज अ यूनिक इंडिविजुअल, यू कैनॉट कंपेयर हिम विद अ रेलवे वाला और अ बिजली वाला। लेकिन कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि जो रेलवे की गाड़ियां चला रहा है वो भी देशभक्त उतना ही बड़ा है, वो भी मोहब्बुल वतन है, वो भी अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। जो डॉक्टर इलाज कर रहा है वो किसी फौजी से कम नहीं है देश प्रेम में, जो टीचर पढ़ा रहा है ईमानदारी से वो किसी फौजी से कम नहीं है। पर आपके यहाँ ऐसा नहीं है, आपके यहाँ फौजी खुदा है, ये चक्कर है। ये तो खैर हमेशा से हमारे यहाँ तो यही यही समझा जाता है, और अभी तक कोई माने या ना माने मगर ऐसा ही है। लेकिन अगर हम बाकी दुनिया को देखें मेजर गौरव, तो आप कैसे देखते हैं कि जैसे यूक्रेन और रशिया जो है उसकी भी एक लड़ाई झगड़ा, एक वॉर जैसे चल रही है, साथ ही साथ इंडिया और चाइना के भी जो है टर्म्स वो काफी खराब रहते हैं। तो आपके आपके ख्याल से क्या वाकई में पूरी हर तरफ जो है दोबारा से, कोई लोग कहते हैं जी वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो स्टार्ट होने वाली है, इधर भी झगड़ा है उधर भी झगड़ा है, क्या वाकई में ऐसा लग रहा है कि इतनी टेंशन फैली हुई है सब जगह? वर्ल्ड वॉर 3 सिर्फ टेलीविजन स्टूडियो पे होता है, टेलीविजन स्टूडियो के बाहर वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होता, ठीक है। टीवी एंकर जब ना लड़ाई लड़वा दे वो कम है, ठीक है। आरजू जी ऐसा है कि यूक्रेन की जो लड़ाई है अब वो स्टेबल हो गई है, वो वायलेंस स्टेबलाइज हो गया है, ऊपर नीचे होगा, और रशिया कुछ समय के बाद डिसंगेज करना शुरू कर देगा।
क्योंकि रशिया बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। और चाइना और भारत की कोई लड़ाई थोड़ा है, वी आर नॉट एट वॉर विथ ईच अदर। हाँ, हमारे थोड़े से वो हैं, हम अपने कदम ले रहे हैं। उन्होंने अगर हनुमान पोर्ट ले लिया तो हमने भी हाइफा का पोर्ट खरीद लिया, है ना। अगर उन्होंने ग्वादर बनाया है तो हमने ईरान में चाबार बनाया है। तो पोर्ट फॉर पोर्ट नहीं बात मैं कर रहा कि उन्होंने 10 बनाए तो हमने भी 10 बनाए, ऐसी बात नहीं है। चाइना के पास हमसे ज्यादा पैसे हैं, तो जाहिर सी बात है चाइना की चेकबुक मोटी है, चाइना हमसे ज्यादा खर्च कर सकता है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि देयर इज एन अनईजी पीस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और ठीक है, देखते हैं गाड़ी हमें पता है चाइना को कहां मारना है, चाइना को दर्द कैसे होगा। चाइना को हमारी फौज नहीं मारेगी। चाइना की जो सप्लाई चेन है वो जिस दिन डिसरप्ट होगी उस दिन चाइना चीखेगा। वो जिस दिन सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी वो चाइना की असली चीखें तब निकलेंगी। और उस पर काम चालू है, आईफोन वाईफोन सब आ रहे हैं इधर धीरे धीरे धीरे। आप देखिएगा अगले 2-3 साल में आपको खबरें मिल जाएंगी कितने कितने ब्रांड चाइना से यहाँ पे आ गए इंडिया। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि अभी अमेरिका, कई लोग गए थे पाकिस्तान से, जिसमें कि आर्मी चीफ भी शामिल है, प्राइम मिनिस्टर भी हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी भी हैं। उन सबको बड़ा अच्छा वेलकम दिया गया। बहुत जैसे कहते हैं कि ऐसा नहीं लगा कि कोई अमेरिका नाराज है। और ये लोग ये कह रहे हैं, मतलब बहुत से लोग यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि ये भारत को दिखाने के लिए, ताकि भारत को थोड़ा सा प्रेशराइज किया जाए, क्योंकि भारत और रशिया के टर्म्स जो हैं वो काफी बेहतर जा रहे हैं, जो कि अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा। इसका मतलब पाकिस्तानी ये बात मानते हैं आरजू जी कि पाकिस्तान को जो इज्जत मिलती है वो भी भारत के लिए मिलती है, भारत की वजह से मिलती है ना। आपने जर्मनी की बात करी, जर्मनी जो इज्जत दी वो इसलिए दी क्योंकि अफगानिस्तान की वजह से आर्मी चीफ को आपके इज्जत दी भारत की वजह से। ये कैसी बात है, ये फॉरेन पॉलिसी कोई होती है। देखिए आज अमेरिका हमें कुछ दिखाना चाहता है कि हम बड़े नाराज हैं, तो हो जाओ नाराज। भाई हमने अमेरिका से थोड़ा ना पैसे पकड़ने हैं कुछ, हमने अमेरिका से थोड़ा ना, उनकी सारी सुपर कॉर्पोरेशंस पावर कौन है चला रहा है। सर, सुपर पावर है सर, आप इनकार नहीं कर सकते। मैंने मना नहीं करा कि सुपर पावर है, मैंने कभी मना नहीं करा कि अमेरिका सुपर पावर नहीं है। अमेरिका की फौज हमसे तगड़ी है, अमेरिका की इकोनॉमी हमसे तगड़ी है, अमेरिका हर लिहाज में भारत से आगे है, मैं मना नहीं कर रहा। पर मैं कह रहा हूं कि भारत ऐसी चीजों से प्रेशर में नहीं आता है। भारत आज तक प्रेशर में नहीं आया अर्जु जी। भारत के पास जब खजाने में कुछ नहीं था, भारत का खजाना बिल्कुल लुट पिट गया था, सिर्फ $1 अरब थे, बस $1 बिलियन, भारत तब नहीं झुका इनके सामने। हमारा वो कल्चर है ही नहीं आरजू जी, हमारा नहीं है कल्चर। ये नहीं होता भारत में, कोई भी हो, कोई भी सरकार हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं झुके, डॉक्टर मनमोहन सही। सिंह नहीं झुके, कांग्रेस के थे वो नहीं झुके वो 10 साल। और मोदी जी गर्दन उतार देंगे उसकी, ये तो और एग्रेसिव है मोदी जी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह तो बिल्कुल गऊ थे, बेचारे शरीफ आदमी, इकोनॉमिस्ट थे। मोदी जी इज वेरी एग्रेसिव, आप कोई करके देखे तो खाल उतार देंगे उनकी, जो हो सुपर पावर अपने घर में हो। हम किसी को छेड़ते नहीं ना, हमने किसी को परेशान नहीं करा। तो हम भी यही चाहते हैं कि कोई हमें ना छेड़े। अमेरिका को जो करना, अभी देखिए बात ये, अमेरिका को पता है कि पाकिस्तानी खुश हो जाते हैं इन सब चीजों से। अरे बड़ा वार्म वेलकम करा जी हमारा, बड़ा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जी हमें। अरे इससे क्या 21 होता है, तोपों की सलामी। मैं कह रहा हूँ 44 तोपों की दी हो आरजू जी, 62 तोपों की दी हो। हम लोगों का जो कल्चर है, हम लोगों जो इंडियंस का माइंडसेट है, हमारा माइंडसेट आरजू जी अलग है थोड़ा सा, आप लोगों का अलग है। आप लोग इन सब चीजों में ना, ये जो गाजा बाजा बैंड बाराती, आप लोग इन सब में बड़ा खुश हो जाते हैं। हमारे यहाँ फिगर्स की बात होती है कि भाई तुम गए थे ट्रेड डील, क्या साइन करके लाए ये बताओ हमें। वी टॉक ऑन फिगर्स एंड फैक्ट्स, वी डोंट टॉक ऑन कि इनका बड़ा ग्रैंड वेलकम हुआ। और ये पाकिस्तानी मीडिया में अक्सर मैं कहता हूँ ये, और मैं देखता हूँ, मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि यार ये ऐसी खोखली बातें करते हैं ये लोग पाकिस्तान में। अरे जी वहां पे आर्मी चीफ था, क्या उसका ग्रैंड वेलकम हुआ साहब, क्या उनका अरे ग्रैंड वेलकम मारो गोली, धंधे की बात करो। आर्मी चीफ गया था, क्यों गया? आर्मी चीफ गया आपका, क्यों गया? क्या लेकर आया? ठीक है, मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए क्या लेकर आया? बिलावल क्या लेकर आया? आप फैक्ट्स एंड फिगर्स में बात करिए। पैसे लाने थे, कितने पैसे लाया? कर्ज लाया, कितने ब्याज पे लाया? इन्वेस्टमेंट लाया, कितनी लाया? मेमोरेंडम था, अग्रीमेंट थी, क्या था? उसके बारे में बात नहीं करते। क्या ग्रैंड वेलकम हुआ जी उसके? अरे वेलकम चाटना है उसने, नहीं, मत मेरे करो ख्याल से वेलकम यहाँ हमारा। पे नहीं मुझे। हम तो कह रहे हैं, हमारा माइंडसेट अलग है। हम कहते हैं जाते ही एयरपोर्ट में, हम कहते हैं भैया सुनो, आप वेलकम वेलकम कुछ मत करो, हमें तुम्हारा वेलकम नीचे, धंधे की बात करो, टॉक बिजनेस। हम यहाँ पे धंधा करने आए हैं, ना हम आपके रिश्तेदार, ना हम आपके भाई। लेट्स टॉक बिजनेस। मोदी जी जब जाते हैं, ही टॉक्स बिजनेस।
मोदी जी बिजनेस की बात करते हैं, धंधे की बात करते हैं, भारत को क्या फायदा हो रहा है, एंड इट शुड बी क्वांटिफाइबल। व्हेन आई से क्वांटिफाइबल आई मीन गिनती में आना चाहिए। ठीक है, यूएई ने बोला है कि 70 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी भारत में। यूएई इतना इन्वेस्ट करेगा, भारत इतने हथियार उससे खरीदेगा, या भारत उस मुल्क को इतना बेचेगा। दिस इज ऑल कॉमर्स ना। फॉरेन रिलेशंस इज 90% कॉमर्स एंड ट्रेड। 90% आजकल ऐसी हो गया माहौल। पर यहां पे पाकिस्तान ने कभी ये पूछा जर्मनी में जाके, यूएस में जाके, कि हम तुम्हें एक्सपोर्ट करेंगे या हम तुमसे इंपोर्ट करेंगे? आर्मी चीफ को ग्रैंड वेलकम दिया, ये मुझे बात ही नहीं समझ में आई, ग्रैंड वेलकम क्या? कुछ 4-5 घोड़े आगे दौड़ा दिए, खुश हो गए कि घोड़े दौड़ गए आगे। ने वी डोंट आर्मी डिस्कस चीफ सच को भी थिंग्स। दिया और फॉरेन मिनिस्टर को भी और प्राइम मिनिस्टर को भी। और मुझे नहीं मालूम आपने वो मूवी देखी है कि नहीं, अंदाज अपना अपना, वो उसमें वो कहते हैं ना कि मोगेम्बो का भतीजा हूं, कुछ तो लेके जाऊंगा। तो जब हमारे मिनिस्टर्स जाते हैं या कोई जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, खाली हाथ कभी नहीं आते। ये भी एक क्रेडिट जाता है उनको, आप माने या ना माने। लेकिन लास्ट में मैं ये जरूर पूछूंगी, मुझे ये बताइए गौरव जी कि आप कह रहे थे कि जी हमारे मिनिस्टर्स या कोई जाते हैं तो जी 5 स्टार में रह रहे हैं, 7 स्टार में रह रहे हैं। तो आपके मिनिस्टर्स जब जाते हैं तो क्या वो होटल में नहीं रुकते? कि आप हर चीज के ऊपर अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और यहाँ के लोगों को कहेंगे तो कहाँ तक सही है? अर्जुन जी, दो बातें हैं। हम लोग जो पैसा खर्च करते हैं ना, हम वो पैसा खर्च करते हैं जो हमारे पास है। आप लोग वो पैसा खर्च करते हैं जो आपके पास नहीं है। मतलब हमारा काम डेबिट कार्ड पे चल रहा है, आपका क्रेडिट कार्ड पे चल रहा है। मैं आपको पहले ये बात समझा दूं। दूसरी चीज, अगर आप किसी से भी पूछ लीजिएगा जो प्राइम मिनिस्टर पीएमओ के प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखता है, 60-70% ऑफ द केसेस मोदी जी हवाई जहाज में सो रहे होते हैं। मीटिंग करी निकलो, मीटिंग करी निकलो। डॉक्टर जयशंकर का एक वीडियो, पता नहीं आपके पास है कि नहीं, अब देख लीजिएगा। 4 दिन में 36 मीटिंगें करी। हवाई जहाज पे सो रहे हैं, हवाई जहाज में ही वॉशरूम लगाया, वहां पे शावर है, शावर करा। प्रधानमंत्री ने अपना बाल वाल बनाए, वहां पे अपना जैकेट वैकेट पहनी जो पहनना था, कुर्ता पजामा फ्रेश पहना, बाहर चलो नमस्ते, हाँ डील साइन करी। यहाँ पे नहीं है कल्चर ये सब। आपके यहाँ मैं बता रहा हूं आपको कि आपके यहाँ जो आपका एलिट है, आरजू जी, मैं 2 मिनट लूंगा अगर आपकी इजाजत होगी। जी जो जी सर। आपका एलिट है ना पाकिस्तान में, जो आपकी क्रीम है सोसाइटी की, उसके मुंह में खून लगा हुआ है। वो उनका जो लिविंग बियॉन्ड वंस मीन्स, जो एक कहावत अंग्रेजी में कहते हैं, दे लिव बियॉन्ड देयर मीन्स। मैं ये नहीं कह रहा अगर प्रधानमंत्री रहेंगे, जाहिर सी बात है भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे। भारत के प्रधान, आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि 3-3 दिन चले गए मोदी जी बाहर, और बाहर 3-3 दिन 5 स्टार होटल में रहने 200 लोगों के साथ, सवाल ही नहीं उठता। मुश्किल से रहना है, 1 दिन रहेंगे, बाकी फ्लाइट में सोएंगे इधर उधर करके, अपने 3 दिन के अंदर 4-4 देशों का निपटा के वापस घर। ये कल्चर वाली बात है अर्जुन जी। ये मैं ऐसे नहीं समझा पाऊंगा आपको। अब एक बात बताइए, 3-4 बार तो ये लंदन जा चुके हैं भाई आपके शहबाज शरीफ, 3 बार। ये किसके खर्चे पे जाते हैं लंदन? सरकारी खर्चे पे जाते हैं। इनकी फैमिली जाती है, उनकी 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 बेटी कह रही है कि मैं सर्जरी करवाने जा रही हूँ लंदन। अगर नवाज थोड़ा सा शरीफ भी की। इनमें अगर, नवाज शरीफ की बेटी, तो नवाज शरीफ की बेटी अगर मरियम नवाज है ना, उसका नाम क्या नाम, मरियम जी। नवाज। हाँ, इन लोगों ने, नवाज शरीफ इतने इतने टाइम तक प्रधानमंत्री रहा पाकिस्तान का, नवाज शरीफ ने आरजू जी का एक बार भी ये नहीं सोचा कि रेलवे बना दो, हाईवे बना दो, फ्लाईओवर बना दो। भाई एक ढंग का अस्पताल बना लेता कि तुम्हारी बेटी अपना इलाज वहां पे करवा लेती, औरों के भी बच्चे वहां पे इलाज करवा लेते। इलाज करवाने सब फॉरेन कंट्री जाते हैं। आपने कभी सुना मोदी जी को? मोदी जी कह रहे हैं कि जी मैं बाहर जा रहा हूँ इलाज करवाने के लिए। मोदी जी 70 साल के हो गए, उनको भी तो भगवान ना करे, भगवान उनको बहुत लंबी आयु दे, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी, घुटने में दर्द होगा, कुछ तो होगा। भारत के पास पैसे नहीं है मोदी जी को भेजने के लिए बाहर। सबका इलाज बिल्कुल ऑल इंडिया सही। मेडिकल इंस्टीट्यूट में हो रहा है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में इलाज हो रहा है। तो आप लोगों के, आपके जो ये पॉलिटिशियंस हैं, आपके जो फौजी हैं, ब्यूरोक्रेट, इनके मुंह में खून लगा हुआ है। ये ऐसे नहीं ये इनका ऐसे नहीं होगा जब तक ये सोने की थाल में खाना नहीं खाएंगे, इनका पेट नहीं भरता, इनका खाने से पेट नहीं भरता। उनको सोने की थाल चाहिए। बहुत बिगड़े हुए लोग हैं, ऐसे नहीं आएंगे आदमी। ऐसे ही लगता है मुझे। लेकिन एक चीज लास्ट में फिर जरूर पूछूंगी कि एक लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी निकली है कि लोगों से, यहाँ पे हमारे जो एक डिपार्टमेंट है उनको शिकायत है कि जी ट्विटर के ऊपर जो है पाकिस्तान के खिलाफ बात की गई है या पाकिस्तान की फौज के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ।
उसमें वैसे तो सारे पाकिस्तानी ही हैं, लेकिन 2-4 में ख्याल 18 इंडियंस है, उनमें आपका नाम भी है, वो आपने देखा होगा यकीनन। क्या कहेंगे आप कि क्या क्या आपको लगा वो लिस्ट को देख करके, ऐसा क्यों होता है? देखिए आरजू जी, ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि देखिए 2 चीज़ें होती हैं, या तो मैं सच बोल रहा हूँ या मैं झूठ बोल रहा हूँ। हुँ। ठीक है? मैं पिछले 2 साल से मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम, मैं ये नहीं कह रहा 100% मैं कर पाता हूँ, कभी-कभी मैं भी फेल हो जाता हूँ। मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि जब मैं कोई टिप्पणी करूँ या कोई कमेंट करूँ पाकिस्तान के ऊपर, मैं पाकिस्तानी न्यूज़पेपर का आर्टिकल या कोई इंडियन न्यूज़पेपर का आर्टिकल या ग्लोबल न्यूज़पेपर का आर्टिकल नीचे अटैच करके उस पे कमेंट करूँ। तो पाकिस्तानियों को, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने मेरा नाम उस लिस्ट में डाला है आरजू जी, उनको साफ ये कहना चाहिए कि भाई मेजर साहब आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? और अगर मैं सच बोल रहा हूं और सच कितना भी कड़वा है, देन दे शुड टेक माय नेम ऑफ दैट लिस्ट। फिर मेरा नाम क्यों लिस्ट में आपने डाल रखा है? और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, फिर आप मुंह पे, फिर लिस्ट में डालने का क्या, फिर मुंह पे बोलिए ना कि मेजर गौरवरिया ने यहाँ झूठ बोला। मैं डॉन न्यूज पढ़ता हूं, मैं डॉन न्यूज को अटैच करके मैंने एक मेरे ऊपर ट्विटर पे कंप्लेंट कर दी, और नीचे डॉन न्यूज आपकी खुद के अखबार ने आर्टिकल लिखा है, मैं तो डॉन न्यूज का आर्टिकल अटैच करके मैंने फिर ट्वीट करा था कि भाई ये है, पाकिस्तान में ऐसा है। अगर मैं, देखिए वही चीज है आरजू जी, मेरा सिर्फ ये कहना है ना कि लिस्ट विस्ट ठीक है, जो बनाई है सोच समझ के बनाई होगी। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बोलिए सामने कि मेजर साहब आपने झूठ बोला है, आपने गलत बयानी करी है। और मैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे कुछ भी हो, मैं आरजू जी आपकी शो पे बोल रहा हूँ कि आई विल कम एंड एक्सप्रेस रिग्रेट, आई विल अपोलोजाइज इफ आई हैव लाइड। क्योंकि मैं भी इंसान हूं, हो सकता है मुझे सच लगता हो लेकिन झूठ हो, ये भी हो जाता है ना, कभी इंसान को सच लगता है, लेकिन आजकल क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी होती है, लेकिन आई हैव द ग्रेस एंड द अपब्रिंगिंग टू अपोलोजाइज इफ आई एम टेलिंग अ लाई। पर अगर मैं कोट कर रहा हूँ पाकिस्तानी न्यूज़पेपर, वो भी टॉप पाकिस्तानी न्यूज़पेपर, डॉन से बड़ा तो कोई अखबार नहीं है इंग्लिश का आपका, अगर मैं बिल्कुल। डॉन न्यूज़ कोट कर रहा हूँ, फिर मेरे खिलाफ क्यों आप कंप्लेंट कर रहे हैं? मैं तो डॉन न्यूज़ के आर्टिकल को सामने पेश कर रहा हूँ। तो ये चीज़ है। हाँ, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं खुद बड़ी हैरान हुई थी जब वो लिस्ट आई थी और जब मैंने उसको चेक किया, तो बल्कि अफ़सोस हुआ इसलिए कि इस किस्म की हरकत नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है, आई डोंट नो कि इंडिया में होता है या इंडिया में जो है वो बात कर सकते हैं या वहाँ पर भी ऐसी कोई लिस्ट बन जाती है, हो सकता है बनती हो। बहुत शुक्रिया। इंडिया में कोई किसी की नहीं सुनता अर्जुन जी। यहाँ अच्छी पे बात है, ऐसा यहाँ होना चाहिए बिल्कुल। और अब तो खैर आपको यहाँ पर बहुत से हमारे जो टीवी एंकर्स हैं या जर्नलिस्ट हैं, इवन सलीम साफी साहब और हामिद मीर साहब, वो तक कोट करने लग गए कि जी आपकी बात को लेके कि जी आप ठीक कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल है इनको थोड़ा सा जो लिस्ट बना रहे थे उनको सोचना चाहिए था। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।